सो बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और उसमें हमारे पास है MKS, CGS, FPS एंड SI। SI में यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल एंड derived. There are 7 fundamental quantities and there are many derived quantities. 7 fundamental में हमने quantities देखा, length unit meter, mass unit kg, time unit second, temperature unit Kelvin, current unit ampere, amount of substance unit mole and the luminous intensity जिसका unit है candela. So this were the 7 fundamental quantities. But then ये 7 fundamental के साथ हमने स्टार मार्क करके 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटी को क्या किया, एनलिस्ट किया, और वो चीज आपने पहले मुझे बताई थी, है ना। व्हाट वर द 2 डिफरेंट क्वांटिटी जिसका नाम था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेसिकली रिलेटेड टू मैथ्स है और हमने जो 2 क्वांटिटी उसमें पढ़ी, तो कितने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है हमारे पास? 2 है। ओके, कौन कौन से? पहला है जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। द फर्स्ट क्वांटिटी व्हिच वी स्टडीड वाज अ प्लेन एंगल। द सेकंड क्वांटिटी जो हमने स्टडी किया उसका नाम था सॉलिड एंगल। नाउ जब हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, है ना, जब हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, इसका यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। So these are the 2 things which we need to know. Okay, what are the 2 different units of plane angle and solid angle? तो plane angle का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे। आप लोगों ने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आपने सीख लिया है ट्रिगो में, यस और नो? आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ठीक है। सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी स्टडी। इसके बाद हम गए नेक्स्ट पे। ओके, इसके बाद हम गए नेक्स्ट पे। जब हम नेक्स्ट पे जा रहे थे और हम स्टडी करने वाले थे डिराइव, तो हमने बहुत सारा अलग अलग, है ना, प्रीफिक्स के बारे में स्टडी किया, अगर आपको याद होगा तो, है ना, जिसको मैंने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस। ओके, सो कौन कौन से कन्वर्जेंस हम लोगों ने नोट डाउन करे? ओके, मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे हमने बोला कि एक होता है मिली, और हमने बोला कि जब भी मिली यूज करना है तो वो 10⁻³ के फॉर्मेट में होगा, बराबर। यस, सेंटी वाज द अनदर वन, सेंटी मतलब है 10⁻²। ओके, देन देयर वाज माइक्रो व्हिच वाज वेरी फेमस। माइक्रो इज 10⁻6 हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि नैनो कितना होता है। सो नैनो हमने स्टडी किया कि इट इज 10⁻9। एंड देन आफ्टर दैट वी स्टडीड पीको, और पीको को हमने बोला इट इज 10⁻12। ओके, तो ये 4 चीज हमने देखी थी जब हम छोटे में थे तब। पर बड़े में जाएंगे तो अब हम आ गए थे किलो में। किलो में जैसे बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड यार, 10⁻+3 में गए हम। सो किलो में 10⁻+3 आया। उसके बाद मेगा, सो मेगा में आया हमारे पास 10⁻6। उसके बाद आफ्टर मेगा द नेक्स्ट क्वांटिटी वाज गीगा, दैट वाज 10⁻+9। और उसके बाद था टेरा which was 10⁻+12. So these are the different conversions जो यूज होते हैं। इसके अलावा 3 और मैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस लिखता हूं। एक था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद होगा, इसको मैंने एंगस्ट्रॉम बोला था, और ये काफी ज्यादा यूजफुल है जब हम वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे फ्यूचर में, जिसका वैल्यू था 10⁻10 मीटर। अलग से मैंने लिखवाया था कन्वर्जन के साइड में। ओके, दूसरा आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, याद होगा। ये जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करवा रहा था तब मैंने आपको कन्वर्जन करवाया था। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन।
साथ में मैंने और एक चीज करवाई थी, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. आई होप यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, 1 Armstrong is 10⁻⁻10 meter, 1 Newton is 10⁵ dyne, 1 joule is equal to 10⁷ अर्ग. ओके, सो जो आपके सामने है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो हमने पढ़ी. फिर आए हम फोर्थ स्टेप में. फोर्थ स्टेप था कि हम लोग को डिस्कस करना था अबाउट द डिराइव्ड एंड डायमेंशनल क्वांटिटीज और द डायमेंशन. ओके, derived and the dimension quantity. Now, to give you one very simple example, मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी लेता हूँ फोर्स. Now, सारे बच्चों को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि मास का यूनिट होता है केजी. मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन पे आएंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अब जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए मेनली कि यहां से हम अब डायमेंशन लिख सकते हैं. तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज बेसिकली लेंथ, मास और टाइम की पावर. ओके, जैसे मैं लिखूंगा लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T. अब चेक करो, मीटर मतलब लेंथ हुआ, तो मीटर की पावर 1 है तो लेंथ की पावर को 1 डालो. केजी देखो, केजी की पावर 1 है तो मास की पावर 1 डालो. सेकंड का स्क्वायर देखो, सेकंड का स्क्वायर है तो टाइम की पावर क्या डाल दो? -2 डालो. आप बोलोगे सर क्यों -2 डाला आपने? क्योंकि सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होगी तो वो न्यूमरेटर में आती है तो माइनस पावर में चली जाती है. इसीलिए L1 M1 T -2 is the dimension of the force. Okay. Derived quantity apart from fundamental quantity जितनी भी होती है वो derived होती है. Okay. तो फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सारे की सारी कौन सी क्वांटिटी है? derived है. ओके, एक एग्जांपल दिया है हमने, पूरा एक टेबल लिखा था जहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज लिखे थे और वो पूरा लेक्चर हमने सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड और डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था. ओके, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ तक आप लोग को सब याद आया? मतलब जो चीजें हमने पढ़ी थी, प्लीज लेट मी नो, यस और नो. यहाँ तक पूरा क्लियर है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड? ओके, एंड आई होप न्यू स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में मतलब सबसे पहले क्या किया होगा. ओके, बिकॉज अगर आपने वीडियोस मैंने सेंड किए थे वो देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें आपको अब रिलेट हो पाएंगी. ओके, ऐसा. चलो, सो दिस आर द 4 थिंग्स जो हमने स्टडी करी. ओके, उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट पे, और क्योंकि हमने डायमेंशन स्टडी किया तो उसके बाद का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. और हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी स्टडीड, कैन यू टेल मी? कितने एप्लीकेशन मैंने आप लोग को पढ़ाए थे? 1 2 3 4, हाउ मेनी एप्लीकेशंस हम लोगों ने कवर किए? ओके, वेरी गुड. सो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि सर वी कवर्ड 3 एप्लीकेशंस. ओके, very good, we covered 3 applications. The first application was that to check the correctness of physical equation. So this was the first application. और इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने तभी भी लिया था, इस बार भी लेता हूँ. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल वी नो द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इज V इज इक्वल टू U प्लस AT. कंसिडर करो ये आपका है फर्स्ट टर्म, ये आपका है सेकेंड टर्म और ये आपका है थर्ड टर्म. नाउ सारे बच्चों को पता है V इज अ फाइनल वेलोसिटी
और फाइनल वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. So that I can write down the dimension as L1 m0 t minus 1. Similarly, अगर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा वो उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो ये हो जाएगा L1 m0 t minus 1. और अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूंगा तो A है एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम विच इज सेकेंड. तो सेकेंड और ये कट हुआ, और आई थिंक सारे बच्चे अगेन एग्री करेंगे कि इसका भी आंसर आया L1 m0 t minus 1. क्या तीनों के तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम आ रहे हैं? प्लीज लेट मी नो. आर वी गेटिंग फर्स्ट का डायमेंशन इक्वल टू सेकेंड का डायमेंशन इक्वल टू थर्ड का डायमेंशन? सही बात है. सो दिस इज द एप्लीकेशन 1 जो क्या बोलता है कि आपका फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकता है जब सारे के सारे डायमेंशन क्या हो? सेम हो. ओके जब फर्स्ट का डायमेंशन इक्वल टू सेकंड का डायमेंशन इक्वल टू थर्ड का डायमेंशन, तीनों डायमेंशन सेम हो जाए तभी हमारा फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगा. ओके सोनू व्हाट्सएप करना बेटा लेक्चर के बाद. आई विल सेंड डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो, आप वो देखोगे तो बेटर होगा. ठीक है, अभी मैं रिवीजन ले रहा हूँ तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता बेटा. ओके पर मेरे पास है उसका एक स्पेसिफिक वीडियो, मैं आपको सेंड करूंगा, वो देखोगे तो बेटर वे में समझेगा. ओके सो आई होप सबको समझ आया होगा कि हर एक का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड आया, ओके सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो सारे बच्चों को क्या समझना है कि ये इक्वेशन कौन सा है? हमारा डायमेंशनली करेक्ट. ओके तो कैसे चेक करना है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपको जो भी इक्वेशन दिया है ओके वो हर इक्वेशन का यूनिट या डायमेंशन सेम होना चाहिए. ओके टू मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. अगर मैं लिखता हूं कि A इज इक्वल टू B प्लस C प्लस B, अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, तो डू यू एग्री विथ मी दैट दिस इंप्लाइज दैट A का डायमेंशन B के डायमेंशन के इक्वल होगा, C के डायमेंशन के भी इक्वल होगा और D के डायमेंशन पे भी इक्वल होगा? मैं जानना चाहता हूं सब लोग को समझ में आया, हाँ या ना? When I write A is equal to B plus C plus D, है ना, ये तभी हो सकता है जब चारों के चारों टर्म के डायमेंशन क्या हो यार? इक्वल. इट इज लाइक सेइंग व्हाट? इट इज लाइक सेइंग व्हाट? व्हेन आई एम राइटिंग 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 11 मीटर, तो मुझे पता है कि जब मैं तीनों का एडिशन करूंगा तो मुझे आंसर फॉर एग्जांपल 26 मीटर मिला. सो डू यू एग्री कि हर एक का यूनिट मीटर है तो ही मैं इसको ऐड कर सकता हूं? यस और नो? अगर हर एक का यूनिट मीटर है तो ही मैं ऐड कर सकता हूं, बट कैन आई ऐड मीटर प्लस न्यूटन? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या मैं लेंथ और फोर्स दोनों को ऐड कर सकता हूं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? सोचो. कैन आई ऐड फोर्स एंड द न्यूटन? सॉरी फोर्स एंड द लेंथ, है ना? आई कैन नॉट, मैं ऐड नहीं कर सकता. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि अगर दो यूनिट को या दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करना चाहते हो तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना कंपलसरी है. ओके इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे. मुझे बताओ अगर A प्लस B मैंने लिखा तो क्या नेसेसरी है कि A का यूनिट B से इक्वल हो, हाँ या ना? अगर मैं लिख रहा हूं A प्लस B, दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बोल रहा हूं, तो इज इट नेसेसरी दैट A शुड बी इक्वल टू B, मतलब यूनिट वाइज, हाँ या ना? इज इट नेसेसरी, यस और नो? ओके
The answer is yes, it is necessary. Okay, it is necessary. Example, अभी मैंने जस्ट बोला you can add 5 मीटर plus 6 मीटर, तो आंसर 11 मीटर होगा. But you cannot add 5 मीटर plus 6 न्यूटन. अंडरस्टूड? नॉट पॉसिबल. समझ में आया? जो बच्चे नो बोल रहे थे, आई होप आप लोग को समझ में आ गया क्या बताने की मैं ट्राई कर रहा हूँ. यू कैन एट मीटर एंड न्यूटन ना, दो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, आप दोनों का एडिशन नहीं कर सकते ऐसा. ओके, आप एडिशन तभी कर सकते हो जब दोनों के यूनिट सेम हो. आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन. समझ में आया है सब लोग को? बताओ बाकी सारे बच्चे भी एग्री करोगे यानी? लेट मी नो. ओके, मैं सिर्फ रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जेडब्ल्यू में आ रही है. ओके, दैट्स फाइन. ओके, सो ये चीज याद रखो, यू कैन ऐड ओनली इफ दे हैव द सेम यूनिट. ओके, ये पहली प्रॉपर्टी. ओके, सेकंड बताओ, अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इज इट नेसेसरी दैट ए और बी का यूनिट सेम हो? चलो सोच के बताना. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो नेसेसरी है कि दोनों का यूनिट सेम हो? सोचो. अब सबको समझ में आएगा कि यस सर, इट इज नेसेसरी दैट दोनों का यूनिट क्या हो? सेम हो. सो यस, इट इज नेसेसरी. ओके, दो यूनिट को मल्टीप्लाई किया, दो फिजिकल क्वांटिटी को, और डिवाइड किया. नाउ लेट मी नो, इज इट नेसेसरी that A का यूनिट B से इक्वल? इज इट नेसेसरी दैट A का यूनिट इक्वल टू B? सोचो, अगर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे. ओके, जो बच्चे इसमें यस बोल रहे हैं उनके लिए एक एग्जांपल देता हूं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. लेट मी नो, क्या मास और एक्सेलरेशन का यूनिट सेम है क्या? क्या मास एंड एक्सेलरेशन का यूनिट सेम है क्या? नहीं ना. तो मैं दो अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यस और नो? क्या मैं दो अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यस और नो? आई होप सारे बच्चे एग्री करेंगे. हाँ सर, यस यू कैन डू, है ना? तो इज इट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू बी? नो, नॉट नेसेसरी. अच्छा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. क्या वर्क एंड टाइम दोनों का यूनिट सेम होता है? क्या वर्क और टाइम दोनों सेम है क्या? आर बोथ द क्वांटिटी सेम? रोनिक, सेम होता है बेटा वर्क और टाइम? आई थिंक ये मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ओके, हाँ. सो वर्क और टाइम डिफरेंट होता है. सो वर्क और टाइम अलग है, तो फिर भी पावर एक क्वांटिटी मिलती है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू बी हो. तो यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाई है, प्लीज याद रखो. दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो दोनों का यूनिट सेम होना कंपलसरी है. दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किया तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्वांटिटी सेम हो. समरी क्लियर हो गए सब लोगों को? आई होप ऑल द थिंग्स विच आई यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, दो चीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो यूनिट सेम, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करो तो जरूरी नहीं है कि यूनिट सेम. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. ओके, इसके बाद था द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. ओके, to convert one system of unit to another system. Now, इसको मैं ज्यादा डिटेल में इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि
इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में एग्जांपल्स करे हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिर्फ एनलिस्ट करना चाहूंगा कि सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 रेज टू A M1 अपॉन M2 रेज टू B T1 अपॉन T2 रेज टू C। चेक करके बताओ क्या यही फॉर्मूला आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा था क्या? N2 इज इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2 रेज टू A M1 अपॉन M2 रेज टू B एंड फाइनली T1 अपॉन T2 रेज टू C। सो ये फॉर्मूला में है ना, हमारे पास बेसिकली क्या है ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो शायद समझ में आएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, सबको पता है अब तो, क्योंकि मैंने आपको पहले अभी लिखवा दिया। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम और डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। नाउ ये जो 10⁵ का टर्म है वो लेट से मुझे नहीं पता है ना, मतलब आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है। कैसे करोगे? तो ये जो 1 होता है बच्चा, ये आपका हो जाता है N1 और ये जो होता है, जो फाइंड करना है वो होता है N2। ध्यान से सुनना जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले तो आप लिखोगे N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू मैंने बताई वैसे क्या है, 1 है, तो सब्स्टिट्यूट करो 1। उसके बाद L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन, ध्यान से सुनना, L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम। आपकी पहली सिस्टम कौन सी है? SI। सो L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम है। सारे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि सर L1 यूनिट ऑफ सिस्टम इन SI है तो मतलब ऊपर होगा मीटर। डिवाइड करेंगे L2 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम कौन सी है? CGS। ओके, तो CGS में उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, तो लिखेंगे मीटर अपॉन सेंटीमीटर। नाउ हर एक के बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पावर्स क्या है, A, B और C। A, B और C एक्चुअली में पावर्स है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन की। जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स। सो फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो मैंने अभी जस्ट आपको लिखवाया था क्या? L1 M1 P-2। तो यहां से सारे बच्चे एग्री करेंगे कि इट इज प्रिटी मच लॉजिकल दैट ये जो 1 है वो आपका A हो गया, ये 1 आपका हो गया B और ये जो -2 है वो आपका है C। सो A मतलब पावर A है तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। अब सेम लॉजिक से जाएंगे, M1 इज द यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम दैट इज kg अपॉन M2 मतलब हो जाएगा ग्राम, पावर हो जाएगा 1। T1 हो जाएगा सेकेंड, T2 भी हो जाएगा सेकेंड, रेज टू हो जाएगा -2। नाउ सेकेंड और सेकेंड कट हो गया तो ये तो हट जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूट करो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। रेज टू 1 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1000 ग्राम डालो अपॉन ग्राम डालो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, 100 आया 1000 आया, और ये दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो आई होप सारे बच्चे एग्री करेंगे दिस इज 10⁵2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵3 एंड दिस इज 10⁵5। आई होप जब मैंने करवाया तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये चीज हमने लास्ट टाइम करी थी। यस और नो? ये सेम एग्जांपल पहला मैंने लिया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन। ओके, 10 सेकेंड का पॉज लेता हूं, आप लोग बताओ याद आया ये सब? ओके, एंड आई होप नए बच्चों को थोड़ा बहुत समझा होगा कि बेसिकली किस तरह से मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 2 यूज कर रहा हूं। ओके, एनी स्पेसिफिक डाउट, एनी डाउट इन दिस पार्ट, लेट मी नो।
तो ये जो मैंने बताया वो था अबाउट द सेकेंड, है ना, दिस इज नोन एज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं यार। जो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन था वो था, द थर्ड एप्लीकेशन सेज टू फाइंड रिलेशनशिप between different physical quantity। बराबर। सो नीरज, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर डाइन दिया है और ऐसा ही पूछा है तो क्या करना है सर, तो उस केस में बेटा डाइन को आप फर्स्ट सिस्टम लोगे और एसआई को सेकंड सिस्टम लोगे। अंडरस्टूड नीरज? ठीक है बेटा। सो यहाँ पे रोल चेंज हो जाएगा, काफी सिंपल है ना। सो जो चीज दी होती है वो पहली सिस्टम, जो चीज फाइंड करनी है वो दूसरी सिस्टम। अगर इतना भी समझ लिया बेटा तो आपका क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन 2 समझना बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, ऐसा। चल, द थर्ड इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेटर से हम लोग को बोला कि हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो डिपेंड करता है कौन कौन से चीज पे डिपेंड करता है। मैं लिखता हूँ, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो आप फोर्स का रिलेशन फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ओके, ये क्लासिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ओके, क्या करना है आप लोग को याद रखना है कि अंकित सर ने ऐसा बोला था कि जब भी थर्ड एप्लीकेशन होगा तो पहले लिखना होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, v रेज टू b, r रेज टू c। याद करके बताओ, क्या ऐसे ही हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे क्या? प्लीज चेक। जब भी मैंने किया था तो पहला स्टेप बोला था कि आपको, है ना, LHS में वो क्वांटिटी लिखनी है जो फाइंड करनी है, प्रोपोर्शनलिटी साइन डालना है, जो भी क्वांटिटी दी गई है उसके, है ना, पावर में A B C लिख देने हैं। ठीक है, फिर इक्वल टू करना है ना, तो इक्वल टू में K डालोगे तो ये K आ जाएगा, फिर m रेज टू A, v रेज टू B और r रेज टू C होगा। चलो याद करके बताओ इसके बाद वाला स्टेप क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? ये मैंने लिख दिया। चलो F इक्वल टू K m रेज टू A, v रेज टू B, r रेज टू C। अब क्या करना चाहिए? सही है। इसके बाद वाला स्टेप है कि हम लोग को फोर्स के क्या डालने हैं, डायमेंशन डालने हैं। बराबर बच्चा? सो डायमेंशन डालना सब्स्टिट्यूट करो। सो हो जाएगा L1 m1 t-2। A कांस्टेंट है तो डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन L0 m1 t0। बराबर। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड तो L1 m0 t रेज टू -1। R इज रेडियस, रेडियस मतलब मीटर, तो L1 m0 t0 रेज टू C। इसके बाद सारे बच्चों को याद होगा पावर से अंदर मल्टीप्लाई होंगे। सो पावर से अंदर मल्टीप्लाई करो, L रेज टू 0, m रेज टू 1, t रेज टू 0, सॉरी m रेज टू A, बिकॉज A इंटू 1 इज A। फिर L रेज टू B, m रेज टू 0, t रेज टू -B, L रेज टू C, m रेज टू 0, t रेज टू 0। नाउ सारे L की पावर्स के आप एडिशन करोगे, तो चेक करो एडिशन कैसा होगा। 0 प्लस B प्लस C, तो L का पावर हो जाएगा B प्लस C। फिर लिखोगे M, A प्लस 0 प्लस 0, तो M का पावर A हो जाएगा। T 0 माइनस B 0, तो ये हो जाएगा -B। ओके, और LHS में आपके पास सेम चल रहा है, LHS में कोई चेंज नहीं है, तो ये आपने सेम चलाया। नाउ कंपेयर करो दोनों साइड पे। ठीक है, नाउ कंपेयर करो दोनों साइड पे, तो हो जाएगा B प्लस C का वैल्यू 1, उसके बाद हो जाएगा A का वैल्यू 1 और लास्ट में
माइनस बी इज इक्वल टू -2। ओके, आप बोलोगे सर क्या किया एग्जैक्टली मुझे बताओ। तो यहाँ पे देखो b प्लस सी इसकी पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है 1। सो मैंने l की पावर को कंपेयर करके ये इक्वेशन बनाया। फिर मैंने यहाँ पे देखा a और यहाँ पे देखा 1, तो मैंने a इक्वल टू 1 लिख दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लिखा और ये लिखा। सो ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। ओके, यहाँ से मेरे मिल गया b का वैल्यू 2 मिला। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझा होगा कि b का वैल्यू क्या है सर 2, एंड दिस वैल्यू प्लीज सब्स्टिट्यूट हियर। तो कैन यू टेल मी c का वैल्यू कितना मिलना चाहिए बच्चा पार्टी? अगर b का वैल्यू 2 डालेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा बताओ। सही है। तो अगर हम b का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे c का वैल्यू आ जाएगा -1। एक ही आ सकता है। ओके, 2 तो c का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2, तो आंसर इज -1। हेंस मेरे पास आंसर मिल गया। द फाइनल आंसर इज k m रेज टू a। व्हाट इज द a का वैल्यू 1, b रेज टू b, व्हाट इज द b का वैल्यू 2, r रेज टू c, व्हाट इज द c का वैल्यू -1। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 3। पूरा एप्लीकेशन ज्यादा करके मैथ्स के साथ रिलेटेड है। आई होप सारे बच्चे एग्री करेंगे। शुरुआत में डायमेंशन डाल दिया, उसके बाद पूरा मैथ्स है, प्योर मैथ्स, पावर्स मल्टीप्लीकेशन, पावर्स एडिशन, इक्वेशन फॉर्मिंग, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके, सबको समझ में आया है? मतलब ये वाला एप्लीकेशन भी आपको याद आना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे, 4-5 एग्जांपल्स किए हुए हैं। ओके, तो आई होप दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, क्लियर है सबको? हाँ या ना, प्लीज लेट मी नो। इज दिस पार्ट क्लियर? द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। लोग गए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो 5th टॉपिक था, हम लोग गए हमारे 6th पे, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। और मेनली हम लोग गए थे अबाउट द एरर एनालिसिस। आई होप, है ना, क्योंकि अब हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे? एरर एनालिसिस। ओके, नाउ रादर जस्ट, है ना, गिविंग यू द फॉर्मूला, मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पूरा एरर एनालिसिस क्या करूंगा आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज सो दैट आपका याद भी काफी अच्छे से रहेगा। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द रैंडम नंबर्स और आप मुझे हेल्प करोगे उसके साथ में। ओके, एग्जांपल है हमारे पास के हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स अवेलेबल है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट रीडिंग्स अवेलेबल, मैं लिखता हूँ। अज्यूम करो पहला रीडिंग है A1 का 2.4 मीटर, A2 का है 2.5 मीटर, A3 दिया है 2.7 मीटर एंड A4 दिया गया है लेट्स से 2.3 मीटर। ठीक है, आप लोग को बोला होगा कि आपके पास ये जो रीडिंग्स है आप इसके अंदर परसेंटेज एरर फाइंड करके बताओ। नाउ ओके, न्यू स्टूडेंट्स देखो हम किस तरह से पूरा प्रोसेस करते हैं। ओके, सबसे पहले, है ना, फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड करोगे, है ना। द फर्स्ट स्टेप इज आप लोग पहले मीन वैल्यू फाइंड करोगे। सर क्या होता है मीन वैल्यू? सारे वैल्यू का आप एडिशन करो। सो 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.7 प्लस 2.3 और डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स के साथ। कितने रीडिंग है? 4 है, तो डिवाइड बाय 4 करो। चल सारे बच्चे कैलकुलेशन करो, साथ साथ में करते जाना सो दैट हम लोग इसका आंसर फाइंड लास्ट तक करेंगे। बताओ व्हाट इज द मीन वैल्यू विच यू आर गेटिंग? चलो एवरीवन डू दिस। 2.4 plus 2.5 plus 2.7 plus 2.3 divided by 4. Let me know what is the mean value.
रोशन डिवीजन करके बताना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं बता सकते आप। हाँ, जैसे नीरज यादव ने बताया ओके वैसा चलेगा, बट नॉट लाइक ओके। आई होप सारे बच्चों का आंसर आया होना चाहिए। सिंपल डिवीजन है इसमें 2.475 मीटर। So the answer is 2.475 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि आप है ना अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। आपको फाइंड करना होता है डेल्टा A1, जहाँ पे आप क्या करते हो, मॉड डालते हो, आप लिखते हो A मीन माइनस A1। ठीक है, चलो आप करो, आपको खुद बर खुद समझ में आ जाएगा कि अंकित सर क्या फाइंड कर रहे हैं। पहले मीन वैल्यू डालो 2.475। ठीक है, माइनस A1 का वैल्यू डालो दैट इज 2.4। चलो आंसर क्या है बताओ। 2.475 माइनस 2.4 करो, विच आंसर यू आर गेटिंग, लेट मी नो। यस, देखो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये तो आना चाहिए ना, जल्दी बताओ इतना टाइम कैसे लग रहा है। 2.475 माइनस 2.4, हाँ 0.075, 0.075। गुड, करो डेल्टा ए टू में भी सेम, ए मीन 2.475 माइनस A2 का वैल्यू विच इज 2.5। करो सब्ट्रैक्शन, बताओ आंसर क्या आ रहा है। एवरीवन डू दिस। 2.475 माइनस 2.5, आंसर क्या आया। नीरज बता रहा है आंसर आ रहा है सर 0.025, बाकी सब लोग सेम आंसर आ रहा है। बराबर। अब स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स याद रखना, आप लोगों की गलती क्या हो सकती है कि बच्चा आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, और सर लॉजिकल भी है ना। आप चेक करो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, बराबर। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वर्ड है एब्सोल्यूट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट, आपने ये डाला हुआ है जिसको मैथ्स में हम बोलते हैं मॉड। व्हाट इज मॉड, मॉड का मतलब है कि हम ऑलवेज वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, सो भले आंसर नेगेटिव आया फिर भी हमें उसका पॉजिटिव कर देना है, हेंस इसका आंसर होगा 0.025। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भले आंसर नेगेटिव आएगा बट आंसर आपको पॉजिटिव लिखना है। ओके, एंड जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो गलत आंसर मत दो अब, है ना। यू कांट गिव द रॉन्ग आंसर नाउ बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, चलो डेल्टा A3 फाइंड करो और डेल्टा A4 फाइंड करो, दोनों वैल्यू मुझे बताओ यार। पहले बताओ डेल्टा A3 का वैल्यू। चलो नाउ यू आर अंडरस्टूड कि डेल्टा A3 क्या हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ डेल्टा A3 का वैल्यू कितना है। ओके, नीरज बता रहा है 0.225, यही है क्या आंसर, लेट मी नो। इस डेल्टा A3 0.225? आई थिंक 0.225 है बहुत सारे लोगों का। डेल्टा A4 बताओ, डेल्टा A4 बताओ चलो। ओके, डेल्टा A4 आ रहा है 0.175। ओके, डेल्टा A4 इज 0.175। सारे वैल्यूज आ चुके हैं आपके पास, लेट मी नो। डिड यू गेट ऑल द वैल्यूज, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा A4? मिला सब लोग को, है ना। सो ये है आपका सेकंड स्टेप जो आपको करना है। ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप।
आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज. थर्ड स्टेप करूंगा मैं, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. सारे बच्चे, मीन एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? बहुत सिंपल है, इसको लिखने का तरीका डेल्टा ए मीन. सेकेंड स्टेप पे जो भी वैल्यूज मिली है सबका एडिशन करो, एवरीवन. तो कौन कौन सी वैल्यू है? 0.075, 0.025, 0.225, 0.175. 0.075 plus 0.025 plus 0.225 plus 0.175 और चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो. कैन यू टेल मी आंसर क्या आएगा? चलो प्लीज डू दिस. 0.075 plus 0.025 plus 0.225 plus 0.175 divide by 4 करो and please let me know what is the answer you are getting. नीरज बता रहा है 0.125. बाकी सब लोग बताओ सही है क्या? राधिका का भी सेम आंसर आ रहा है, सोनू का भी सेम आंसर आया. ओके I think we can say 0.125 is the correct answer because maximum are getting the same. So this is the third step. This is the third step. Okay. Fourth step is basically mainly relative error. हम लोग को अब है ना रिलेटिव एरर फाइंड करना है और रिलेटिव एरर होता है काफी सिंपल, फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. तो थर्ड स्टेप में वैल्यू फाइंड किया, डिवाइड बाय आप फर्स्ट स्टेप का वैल्यू करोगे. थर्ड स्टेप का वैल्यू क्या है? 0.125. सो 0.125 लिखो, डिवाइड करो फर्स्ट स्टेप के वैल्यू से. फर्स्ट स्टेप का वैल्यू कितना आया है आपके पास? 2.475. सो डू दैट और बस. अभी डिवाइड मत करना, अभी डोंट डिवाइड बिकॉज लास्ट स्टेप इज द फाइनल स्टेप विच इज परसेंटेज एरर. The last step is the final step जिसका नाम है परसेंटेज एरर. What is परसेंटेज एरर? रिलेटिव एरर लेते हो और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो. तो रिलेटिव एरर कितना है आपके पास? तो आपके पास है सर 0.125, डिवाइड करेंगे 2.475 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ओके नाउ ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा. डू दिस. डेसिमल हटा देते हैं तो 125 होगा, नीचे 2475 होगा, इंटू 100 हो जाएगा. 25 और 5 से कट होगा, ये 25 से कट हो सकता है. 25 8 जा 25 9 जा 225 है, 47 है. 225 और 47. सो 47 में से 25 कट करो तो 22 आएगा. सो आई थिंक 99 आ जाना चाहिए. मेरे हिसाब से 99 शुड बी द आंसर नीचे. और अप्रोक्सीमेटली 5 into 100 by 99 करोगे. डू चेक, आर यू गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 5.05%? रोनित ने आंसर दिया है वैसे, बाकी सभी देख लो. आर यू गेटिंग द आंसर इज 5.05%. 5 into 100 divided by 99, then the answer should be 5.05%. Okay. New students, did you understand the entire method of error analysis? देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है. ओके ना कुछ हाई फाई लॉजिक है, ना कुछ ऐसा है कि मतलब बहुत ही डरावनी चीजें है. सिंपल एडिशन है और डिवीजन है अगर आप देखोगे तो. ओके इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस.
मीन वैल्यू फाइंड करते थे, स्कूल में भी किया करते थे ये चीजें, मतलब काफी सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर? चलो एवरीवन, और एकदम सही बोला रोशन ने। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द 7th टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और मैं इसको सेंटर में लिखने का मेरा एम यह है, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस इट लाइक अ ट्री डायग्राम, है ना। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स? ओके, इसका भी मैं सिंपल एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ, सो दैट वो ज्यादा याद रहेगा। पहला इसमें पार्ट है एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। स्लैश डिवीजन। तीसरा है जिसको मैं बोलता हूं स्पेसिफिकली पावर रूल। ठीक है, सो सारे बच्चों को इस 3 डिवीजन में हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना है। ओके, आप लोग को एक चीज समझनी है कि लास्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, है ना, सो लास्ट एग्जाम्पल में आप लोगों ने नोट किया होगा कि मीन वैल्यू हमारे पास आया है 2.475 और डेल्टा ए मीन, आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि आंसर आया था 0.125। तो साइंटिफिकली हम इस चीज को कैसे लिखते हैं? तो साइंटिफिकली क्या होता है कि हम ए मेजर्ड को लिखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप लिखते हो मीन वैल्यू, कैसा? 2.475, फिर आप लिखते हो प्लस माइनस, उसके बाद आप लिखते हो डेल्टा ए मीन वैल्यू। यह ना स्टैंडर्ड तरीका है। ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड जिसके थ्रू आपको ऑलवेज अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को लिखना है, ये भूलना मत। जब भी आप कोई भी एग्जाम में ऐसे नंबर्स देखो तो समझ जाना कि पहला वैल्यू मीन है, दूसरा वैल्यू एब्सोल्यूट मीन है। जैसे देखो 2.475 मीन था, 0.125 डेल्टा आई मीन था। क्या सारे बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर ऐसा नंबर दिया तो मैं 0.125 को 2.475 से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो मुझे डायरेक्ट परसेंटेज एरर मिलेगा? एग्री कर रहे हो? मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला। अगर मैं ये नंबर को लूंगा, फिर ये नंबर को ये नंबर से डिवाइड कर दूं, बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो क्या मुझे ये सेम आंसर नहीं मिलेगा? हाँ या ना? दैट इज द परसेंटेज एरर। अब समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? सो इट्स लाइक व्हाट, ये आपको बहुत ही इजी तरीका दे देता है टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, है ना। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे आता है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको पहले 2 वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स से ए आपको दिया गया है 5 प्लस और माइनस 0.2 या 0.7, बी दिया गया है लेट्स से 2 प्लस और माइनस 0.3 या 0.2 पकड़ो भी। नाउ व्हाट इज द रूल, दैट इज द एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल। अगर आप a प्लस बी करोगे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जब आप a प्लस बी करोगे तो 5 और 2 का तो एडिशन होगा, तो ऐड करो, फिर प्लस माइनस लिख देना है, और ये दोनों का भी एडिशन होगा, तो प्लीज ऐड करके लिखो। तो आंसर आ गया 7 प्लस और माइनस 0.9। समझ में आया सब लोग को? प्लीज लेट मी नो। मैंने क्या किया, पहले 5 और 2 का एडिशन किया तो आंसर 7 लिखा, 0.7 और 0.2 का भी एडिशन किया तो आंसर 0.9 लिखा। काफी सिंपल है ना। तो व्हाट इज द रूल, वेन एवर यू एड टू क्वांटिटी, है ना, योर एरर भी ऐड हो जाती है। मतलब काफी सिंपल रूल है, जब 2 क्वांटिटी को ऐड करोगे तो एरर भी ऐड हो जाएगी। ओके, सिंपल रूल। पर आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या? तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान देना है कि आप 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो
आंसर आएगा 3. 5 minus 2 is 3, प्लस और माइनस. एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगी. नाउ दिस इज द ट्विस्ट. ओके, 0.7 माइनस 0.2 नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन ही होता है, तो वो हो जाएगा 0.9. तो रूल इज वेरी सिंपल. वेन एवर यू एड और सब्ट्रैक्ट, एरर ऑलवेज ऐड होता है. याद करो, ये रूल लिखवाया था मैंने, मतलब प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखवाया था, फिर एग्जांपल भी दिए थे. याद करो, अपने नोट्स में होना चाहिए. ओके, कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, एरर ऑलवेज ऐड होता है. यस और नो, ये लिखा है आप लोगों ने, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल है. ठीक है, कौन सा रूल है बच्चा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल है. ओके, मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन पे आता है. ओके, अब किस पे आएंगे बच्चा? मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन. इसमें क्या है कि मान लो मुझे सी फाइंड करना है और सी है ए मल्टीप्लाई बाय बी, या तो ए डिवाइड बाय बी. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो, ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इसमें भी. सी है लेट्स से ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी, और आप लोग को बोला कि ए में परसेंटेज एरर 2% है और बी में परसेंटेज एरर 3% है. ध्यान से सुनना, क्या बोला? क्वांटिटी ए में परसेंटेज एरर कितना है? 2. क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कितना है? 3. कौन आंसर देगा? परसेंटेज एरर सी में कितना होगा अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करूं तो? आंसर करो. अगर मैं दो चीज को मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज एरर कितना होगा? 6 या 5? आंसर शुड बी 6 या 5. वेरी गुड, वेरी गुड. द आंसर इज 5%. द आंसर इज 5%. क्यों 5%? क्यों 5%? बिकॉज मैंने आप लोग को समझाया था कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो फिर भी एरर क्या होती है? ऐड होती है. दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो फिर भी एरर क्या होती है? ऐड होती है. ओके, और अगर डिवीजन होता तो क्या होता? जैसे A2 है B3 है, तो परसेंटेज एरर कितना होता उस केस में? 5 होता या 2/3 होता? आंसर वुड हैव बीन 5 और 2/3. सोचो. तो बहुत सारे आंसर बता रहे हैं कि आंसर अभी भी 5 होता. वेरी गुड. ओके, द आंसर इज 5, है ना? द आंसर इज 5. तो व्हाट इज द रूल इसमें भी? भले ही आपके पास डिवीजन हो, भले ही आपके पास डिवीजन हो, एरर ऑलवेज ऐड होती है. ओके, तो क्या मैंने एक स्टेटमेंट बोला था? वेदर यू ऐड, वेदर यू सब्ट्रैक्ट, वेदर यू मल्टीप्लाई, वेदर यू डिवाइड, चारों चीज करो फिर भी एरर का ऑलवेज एडिशन होता है. हाँ या ना? क्या ये स्टेटमेंट हम लोगों ने बोला था? यानी चारों चीज, ये चारों ऑपरेशन करने के बाद भी, है ना, एरर ऑलवेज और ऑलवेज ऐड होता है. ये आपका बॉटम लाइन है. ठीक है, इसमें कभी गलती मत करना. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये दो रूल आपको सिखाए थे मैंने, और उसके बाद था हमारा पावर रूल. ओके, पावर रूल का भी मैं एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको समझ में आए. सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv². और लेट अस से परसेंटेज एरर मास में है 2%, परसेंटेज एरर वेलोसिटी में है 3%. और पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. चलो, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्या आंसर दे रहे हो. मैं देखना चाहता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता है, याद है कितने को? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी? ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 8, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं 11. ओके, so some are giving 8, some are giving 11.
ओके, यहाँ पे रूल मैंने आपको बताया था कि पहला रूल है जो भी कांस्टेंट है आपको इसको इग्नोर मारना है, कांस्टेंट को एरर निकालते वक्त इग्नोर मारोगे। फिर परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में होता है परसेंटेज ऑफ मास प्लस v का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, आपको परसेंटेज एरर निकालते वक्त वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना डायरेक्टली, इसलिए आपका आंसर 11 गया, विच इज रॉन्ग। आपने क्या किया, v के जगह पे 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9 किया और 9 + 2 11 किया, विच इज रॉन्ग। ओके, इट इज ऑलवेज लाइक परसेंटेज एरर इन मास प्लस जो भी पावर है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे v का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, सो 2 × परसेंटेज v होगा। सो टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट शुड बी 2 + 2 × 3, द आंसर इज 8। ओके, सो जो बच्चों ने 8 दिया है आंसर वो करेक्ट है, वेरी गुड। जो बच्चे 11 दे रहे थे, आई होप आफ्टर दिस डिस्कशन अब फ्यूचर में गलती नहीं होगी, ठीक है। द आंसर कैन नॉट बी 11 because you are not going to substitute the values, you have to multiply the powers. Okay, let me know, is the combination of error topic done? हो गया ना, यही इतना ही हमने combination of error में डिस्कस किया था। चलो, I hope this should be clear to everyone. Let me know. Okay. Yeah, not last exactly, but let's talk about SF. Significant figures. ओके, मैं वापस तो रूल नहीं लिखूंगा, बिकॉज मैं सारे रूल लिखूंगा तो क्या होगा यार, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पूरा वापस समझाने जैसा, है ना। और आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हमने बहुत अच्छे से टाइम दिया है। सो मैं क्या करूंगा, मैं आपको 5 अलग अलग नंबर्स दूंगा, आप मुझे इसका आंसर दो और उसी के थ्रू हम रूल्स को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, ओके, लेट मी नो, अगर मैं ये नंबर लिख रहा हूं तो how many significant figures are there in this number? 4, 7, 8, 9, 6. कितने significant figures है इसमें? ओके, तो सारे बच्चों के आंसर आएगा 5। ओके, 4, 7, 8, 9, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो फर्स्ट रूल यहां से मैंने बताया था। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल, कि सारे, है ना, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, हेंस 5। चलो, सेकंड नंबर 1, 0, 3, 0, 2। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? वेरी गुड, इसमें भी क्या आ गया, 5। 1, 0, 3, 0, 2 का भी कितने हैं बच्चा, 5। क्या बताता है कि जो भी 0 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा, लाइक ये 0, 1 और 3 के बीच में आया तो 5, है ना। ये 0 भी 3 और 2 के बीच में आया तो उसको हमें काउंट करना होता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल जो मैंने आपको बताया था। थर्ड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 0.0, 2003। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? ओके, वेरी गुड, 4। कैसे? तो रूल यहाँ पे क्या है, अगर कोई डिजिट 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 0 पॉइंट, तो ये 0 काउंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट 0 भी अगर डेसिमल के बाद आया वो भी काउंट नहीं होगा। फिर जो पहला नॉन जीरो डिजिट आया वहां से काउंट करना चालू करेंगे। ओके, सो यहाँ से काउंट होगा, ये 2 0 2 और 3 के बीच में आया तो रूल 2 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। हेंस ऑल द 4 लास्ट के डिजिट को काउंट करना है, हेंस द आंसर इज 4। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज द रूल नंबर 3। नेक्स्ट पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 6,53,000। 6,53,000 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके? बराबर, द आंसर इज 3। द आंसर इज 3। कैसे? कैसे? अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे वाले 0 को काउंट हम नहीं करते, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे।
सिर्फ इसको काउंट करेंगे, हेंस आंसर इज 3. ओके, नेक्स्ट. How many significant digits? 7.053 into 10 to minus 70. How many significant digits? Very good. पावर्स को काउंट नहीं करना होता, कितनी भी पावर्स हो उसको काउंट नहीं करना है, बाकी ये 4 तो काउंट हो गई, तो आंसर इज 4. लास्ट 0.002050. How many significant digits? 0.002050. ओके, सो क्योंकि डेसिमल के पहले 0 आया, मतलब 0 से चालू हुआ, मतलब ये 0 काउंट नहीं होगा, फिर ये भी ना काउंट होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये 0 2 और 5 के बीच में है तो काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा. लास्ट का 0 काउंट वैसे नहीं होता अगर डेसिमल ना हो तो, बट रूल 6 के अकॉर्डिंग अगर डेसिमल है तो लास्ट वाला 0 को काउंट करना है. हेंस द करेक्ट आंसर इज 4. ओके, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक बार वीडियो चेक करोगे और फिर वापस आज का ये सेशन एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है, मतलब ये स्कोरिंग है पूरा. ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल्स दिए थे वहां पे बहुत सारे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ओके, दिस आर द 6 रूल्स. ओके, एंड क्लास वेरी गुड यार. आई थिंक एक्सेप्ट 1 और 2 बाकी सबको पूरा अच्छे से समझा है क्योंकि सही आंसर दे रहे हो. ओके, आई होप इसमें आपको याद होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने बच्चा है ना एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी पढ़ाया था, याद है आपको? आई होप आपको याद होगा, मैंने एरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको पढ़ाया था. ओके, इसमें भी मैंने 2 रूल पढ़ाए थे. ओके, एक रूल था एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन के लिए. ओके, सो क्या रूल था वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा तो आई थिंक समझ में आ जाएगा. ओके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले ये नंबर लो 2.05 प्लस 3.178. 2.05 प्लस 3.178. पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों का प्रॉपर एडिशन बताओ कि आंसर क्या आएगा. चलो एवरीवन जल्दी जल्दी करो. Add this number 2.05 plus 3.178 and let me know आंसर क्या आ रहा है. एडिशन करके आंसर दो. आई होप सब लोगों का आंसर आना चाहिए 5.228, है ना? सब लोग का आंसर आना चाहिए 5.228. और रूल क्या था? डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, तो फाइनल आंसर में लीस्ट डिजिट को रिटेन करना है. रिपीट करूंगा, फाइनल आंसर में लीस्ट डिजिट को रिटेन करना है. मतलब 2 और 3 में से कौन सा लीस्ट डिजिट है? 2. सो डेसिमल के बाद 2 को ही रिटेन करना है. सो 2 के नीचे अंडरलाइन करो. अंडरलाइन करने के बाद उसके इमीडिएट नेक्स्ट नंबर के ऊपर सर्कल करो. और यहाँ पे जैसे अब है ना, नथानिया ने बताया था कि सर राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट आएगा. आई होप अब आपको याद आएगा कि मैंने आपको राउंडिंग ऑफ सिखाया था, बराबर? सो क्या था राउंडिंग ऑफ? याद करो, व्हाट वाज राउंडिंग ऑफ? अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, रिमेंबर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस डिजिट में +1 करते हैं. मतलब इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा? सारे बच्चे एग्री करोगे? द आंसर शुड बी 5.23, हाँ या ना? इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5 द फाइनल आंसर शुड बी +1, मतलब पहले वाले डिजिट में +1 करोगे.
ये चीज आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। न्यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये शायद पता ही होगा कि आप लोग राउंडिंग ऑफ में ये करते थे, है ना। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो आप पहले वाले डिजिट को क्या करते थे, +1 करते थे। लेस देन 5 है तो उसको इग्नोर मार देते थे। ओके, सो यही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 5.22 को 5.23 पे राउंड ऑफ करोगे। ओके, ये पहला रूल था एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। दूसरा था मल्टीप्लाई स्लैश डिवाइड। ये रूल में क्या करना है, चलो जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। मल्टीप्लाई स्लैश डिवाइड के बारे में बात करें तो अगेन नंबर लेते हैं, लेट्स से 2.52 इंटू 3.6। चलो मल्टीप्लाई करो, 2.52 इंटू 3.6 का आंसर क्या आ रहा है। सो मैं भी करता हूं आपके साथ, 2.52 इंटू 3.6। Are you getting the answer is 9.072? Okay, so 2.52 into 3.6 करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 9.072। नाउ यहाँ पे क्या रूल है, 2.52 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जल्दी बताओ। 2.52 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आते हैं। सो 2.52 में हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वेरी गुड। 3.6 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3.6 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2। तो रूल बोलता है कि फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमें क्या करने हैं, रखने हैं। ओके, तो 3 और 2 में कौन लिस्ट है, 2 है ना। तो 2 के नीचे अंडरलाइन करो, 2 के नीचे अंडरलाइन करने के बाद इमीडिएट नंबर पे सर्कल करो। नाउ क्या ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, हाँ सर, तो इसको राउंड ऑफ करो तो आंसर हो जाएगा 9 ओके। सो दिस वर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त डेसिमल के बाद के डिजिट को चेक करते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए टोटल, है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, एक ही पेज में पूरा कवर हो चुका है। ओके, देन मूविंग टू द 9th टॉपिक, लास्ट 2 minutes एंड देन विल वाइंड इट अप। राउंडिंग ऑफ वैसे अभी समझाया है, पर स्पेसिफिकली 4 एग्जांपल के थ्रू एक बार फिक्स कर देता हूं। जैसे लेट्स से मैं नंबर लेता हूं 5.738, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम राउंड ऑफ करेंगे। तो मैंने बताया था कि 3 सिग्निफिकेंट में करना है तो पहले 3 के नीचे अंडरलाइन करो और फिर 4th पे सर्कल करो। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो आगे वाले डिजिट पे +1 करो। सो आंसर हो जाएगा 5.74। ठीक है, द आंसर इज गोइंग टू बी 5.74। पर यहीं पे अगर ऐसा होता 5.732, ध्यान से सुनना, अगर यहीं पे होता 5.732 तो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि सर अगर वापस 3 सिग्निफिकेंट पे करना है तो 2 के नीचे 2 को सर्कल करेंगे, पहले में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस देन 5 है। ओके, तो आंसर विल बी सेम 5.73। और अगेन क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो कि ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, लेस देन 5 भी नहीं है, इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी रूल था, लेट्स से था 5.735 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस केस में मैंने बताया था कि 3 के नीचे अंडरलाइन करो, 4th पे सर्कल करो। अब ये नंबर 5 आया तो 5 है तो रूल चेंज होगा, है ना। 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट को चेक करो। अगर 5 के पहले वाला डिजिट ऑड है तो +1, और अगर इवन है तो नो चेंज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट करूंगा, 5 के पहले वाला डिजिट ऑड है तो +1, इवन है तो नो चेंज। क्योंकि पहले वाला डिजिट 3 है और 3 ऑड है, इसलिए आंसर आ जाएगा 5.74। और ऐसा होता कि यहाँ पे नंबर होता 5.725
और इसको बोला था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे करो, तो मैं अंडरलाइन करता, इसको सर्कल करता और मैं देखता कि इसके पहले वाला डिजिट क्या है, और वो 2 है, और 2 क्योंकि इवन है तो इवन में कोई चेंज नहीं होता, हेंस द आंसर वुड हैव बीन 5.7. So this concept was covered in rounding off in great detail, है ना, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ये बहुत सारे एग्जांपल भी लिए थे इसमें भी. ओके एंड है ना, 5.75 का भी 5.72 हो जाता. महक का क्वेश्चन है यस एब्सोल्युटली, क्योंकि 5 के पहले वाला डिजिट 1 है, 1 इज ऑड, हेंस 5.72 हो जाता. ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? बहुत ही सिंपल फंडा है. कोई भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. कोई भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. कैसे? लाइक दिस, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, और a के लिए कंडीशन है a शुड बी 0.5 से ज्यादा बट 5 से कम. तो जो 10 की पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. तो 10 की पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. एक एग्जांपल लेता हूं. सारे बच्चों को पता होगा कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11. नाउ आपको देखना है कि क्या ये नंबर 0.5 से 5 के बीच में है क्या. तो आप बोलोगे नहीं सर, ये 0.5 से 5 के बीच में नहीं है. अगर ये 0.5 से 5 के बीच में नहीं है तो आपको उसको लाना पड़ेगा. कैसे लाओगे? सो फर्स्ट यू डिवाइड इट बाय 10 एंड देन आल्सो यू मल्टीप्लाई विथ बाय 10. तो जब मैं 6.67 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो शायद सारे बच्चे एग्री करेंगे कि दिस नंबर विल बी 0.667 इंटू 10 इंटू 10⁻11 करेंगे तो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे 10 इंटू 10⁻11 कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 10⁻10. अपने नंबर को चेक करो. इफ यू चेक दिस नंबर यू गेट द आंसर एज कि अंकित सर ये नंबर अब 0.5 से 5 के बीच में हो गया बराबर, तो कंडीशन सेटिस्फाई है. अब क्या? इसका मतलब जो 10 की पावर आई विच इज -10 वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका काफी सिंपल है. पहले तो नंबर को चेक करना है, जो आगे वाला नंबर है वो नंबर 0.5 से 5 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर वो नंबर 0.5 से 5 के बीच में नहीं है ना, अगर वो नंबर 0.5 से 5 के बीच में नहीं है तो आप उसको लेके आओगे बाय पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट में लेके जाके, एंड जो 10 की पावर बाद में बनेगी वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा. With this, I can say we have covered the entire units and measurement in the one go. From the start से लेके लास्ट लेक्चर तक जितनी भी चीजें मैंने क्लास में करवाई है मैंने सब कवर करी है विथ ऑल द नोट्स ऑल्सो. मतलब मैंने सब सिनॉप्सिस लिखवा दिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अगर आप इस तरह से अपने नोट्स क्रिएट करते हो हर चैप्टर के लिए तो आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए भी, है ना. ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है. दिस वीडियो आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू सो दैट आपको फ्यूचर में कभी रेफर करना हो तो कर सकते हो. तो आज मैं जब लिंक शेयर करूँ तो प्लीज यार डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं वो एक ही दिन रखूंगा गूगल ड्राइव, ठीक है. सो आई विल जस्ट कीप फॉर 1 पेज, है ना. एंड PDF भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है. सो यू कैन रेफर PDF इन फ्यूचर टू. ओके, थैंक यू सो मच.